हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपेण एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का रिविजन्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, क्लासेज है। और मैं आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट देता रहूंगा, रिविजन क्वेश्चन देता रहूंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन के साथ और देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। The two groups are the march in the same number of the columns. What is the maximum number? जब भी अगर क्वेश्चंस मैक्सिमम की बात पूछा जाए या मिनिमम की बात पूछा जाए, मैक्सिमम में हम लोग निकालते हैं एचसीएफ और मिनिमम में हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, ये तो एक ट्रिक्स हुआ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे आर कैन मार्च। तो हम लोग इसका क्या करने वाले हैं बच्चा, यहाँ पे एचसीएफ निकालने वाले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम की बात पूछ रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर निकाल देंगे तो किसका निकाल सकते हैं कॉलम्स। जैसे दिया हुआ है 616 एंड 32। ठीक है, तो हम लोग को यह मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम्स होगा इसी में से पता करना है 616 एंड 32 का क्या हो सकता है मैक्सिमम कॉलम्स इन मार्च जो पैरेड किया जा रहा है उसमें। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा बच्चा, यहाँ पे अप्लाई करना होगा, अप्लाई यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम, EDA हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 616 और 32 में पहले कंपेयर करना होता है, जो कि सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग आपने किया तो 616 ज्यादा है और 32 कम है, तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड यहाँ पे हम लोग का क्या है, रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आप एचसीएफ जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं EDA यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रफली बता देता हूँ, आपको क्या करना होगा, 32 को आप 616 से यहाँ पे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से होता है उसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 32 से अगर लगाएंगे तो 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 हो जा रहा है। तो हम लोग को सीधा यहाँ पे देखते हैं डिवाइड करके कितना आ रहा है, तो 616 डिवाइडेड बाय 32, तो 32 यहाँ पे दिया हुआ और 616 की बात चल रहा है, तो इस तरीके से लगेगा नहीं, तो 32 1 जा ही लगाइए, तो 32 के 64 हो जा रहा है ना उस हिसाब से, तो 61 माइनस यहाँ पे 32 बच गया 29। फिर यहाँ पे देखिए जैसे ये रिमाइंडर बचा तो हम लोग को पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 6 है यहाँ पे आप कॉपी करो। ठीक है, अब यहाँ पे लेके हम लोग को सोचना पड़ेगा कितना लगा सकते हैं, 296 डिवाइडेड अगर करते हैं 32 के हिसाब से तो इतना तो लगेगा नहीं, तो कितना आप लगा सकते हो 32 उसके बाद इंटू अगर 6 करते हैं तो 196, 8 करते हैं 256, 9 अगर कर रहे हैं 288, तो यहाँ पे हम 9 टाइम्स में लगा देते हैं तो 288, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 8। इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए 32 है, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा 32। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये ट्रांसफर अगर हुआ तो जब इसको अगर बनाना अगर शुरू करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 8 4 जा 32, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो लास्ट वाला जो बच रहा है यही क्या होगा, एचसीएफ होता है। सो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम जो कॉलम होगा बच्चा, यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉलम होगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम आपसे पूछ रहा था यहाँ पे निकालने के लिए जो कॉलम्स मार्च कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, इसके एचसीएफ निकालने हैं
तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ईडी हिसाब से। आप चाहो तो आपको पता ही होगा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू हम लोग रिमाइंडर के हिसाब से बातें करते हैं, तो आप उस तरीके से भी बना लेना है। आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम। देखिए पहला जो चैप्टर में अगर बात करें एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, फिर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं तो लिखा है गिवन दैट एचसीएफ जो कि इतना दिया हुआ, फाइंड एलसीएम। आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चा, आप लोग को मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है, टू नंबर्स इक्वल्स टू होता है आपका एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ गिवन दैट एचसीएफ, मतलब यहां पे आपके पास जो गिवन दिया हुआ है वो एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। मतलब इस दोनों नंबर का यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9, और आपको क्या पता करना है, एलसीएम। तो पहले आप इस तरीके से लिख लिया, जो गिवन दिया हुआ है एचसीएफ इसका 9 दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब अप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर क्या होगा, यही दो नंबर है ना, यही दो नंबर है, तो आप यहाँ लिखना पड़ेगा 306 इंटू 657 इक्वल्स टू एचसीएफ। एचसीएफ कितना आपके पास 9 है, तो यहाँ पे 9 लिखो इंटू एलसीएम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 306 इंटू 657, अब बाई में यहाँ पे हो जाएगा 9, अब इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम। तो बच्चों आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, ये आप ध्यान रखें। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को मैक्सिमम टू आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको जब निकाला तो 22,338 यहाँ पे एलसीएम निकल के आया है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा इस क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए क्या हो सकता है, या तो एलसीएम मिसिंग हो सकता है, तो आपने एलसीएम मिसिंग था इसमें निकाल लिया, तो एचसीएफ भी मिसिंग हो सकता है ना, लेकिन फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। तो आई होप आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें बच्चा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें एक तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट के साथ मैंने लिख के लिखा है, ठीक है ना। अब क्या है ना, दूसरा क्वेश्चन जो आप यहाँ देख रहे हो, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो मैं इसको 3 बार बता चुका हूं। आप लोग मेरे वीडियो सेक्शंस में जाए, मैथमेटिक्स के क्लास 10th में आपको ये प्रूफ किया हुआ क्वेश्चंस मिल जाएगा। वैसे तो सारे क्वेश्चंस मिल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके लिए आपको अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। उससे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चा, यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ 0 डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। आपको पता होना चाहिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो दोज नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3। तो 6 का जो डिविजिबल रूल होता है वो होता है जो 2 और 3 के हिसाब से। तो अब यहाँ पे 0 तो एंड होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन जो एंड होगा 0 वो किसके टेबल में आ सकता है, या तो 5 के टेबल में आ सकता है, या तो 10 के टेबल में आ सकता है कि नहीं, या तो इवन के हिसाब से हो सकता है। लेकिन 6 भी इवन नंबर जरूर है, लेकिन यहाँ पे 5 के डिविजिबिलिटी अगर रूल होता तो यहाँ पे एंड विथ 0 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 6 का जो फैक्टर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2 and 3 आएगा कि नहीं आएगा। जब 2 and 3 अगर आ रहा है तो यहाँ पे एंडिंग 0 होने का सवाल ही नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 6 पावर n विल एंड विथ 0 इफ 5 इज वन ऑफ द प्राइम ऑफ 6 अगर होता तभी हो सकता है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 6 का 2 and 3 हो सकता है, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। बात तो सही है, तो 6 का हम लोग यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। बस इतनी सी बात आपको लिख देने हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं 3 का, ये सॉल्यूशंस हुआ क्वेश्चन नंबर किसका, 3 का। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें बच्चा, तो आपको मैंने बता दिया इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत बार वीडियो में बनाए हुए हैं, लेकिन मैं ये जो वीडियो लाया हूं वो इसीलिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिविजन्स के साथ, जो कि आपको
100% एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन, मैं तो आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूं यहाँ पर, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे नजर आए वो उस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है बच्चा, चलिए अब यहाँ बात करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ हूँ, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो एक बार आपको रिवाइज कराने के लिए तो आपको एक दो क्वेश्चंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर दिया हुआ है तो आपको वेरीफाई करना है इसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट को। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे क्या करो बच्चा, यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशंस दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, तो इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। जो पॉलिनोमियल जो है वो एक्स फंक्शन कर रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है। और जब ये अगर लिखा हुआ है तो इसमें अगर इसके हम अगर लिखें कोएफिशिएंट के हिसाब से, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो सकता है, इसके अगर कोएफिशिएंट्स अगर लिखें तो कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, a का अगर वैल्यू की अगर बात करें तो हो जाएगा 1, b का अगर बात करें तो हो जाएगा -2 और c का अगर बात करें तो -8। ये तो ठीक है, लेकिन आपको पता करना है इसमें जीरोज। अब यहाँ पे अगर जीरोज अगर आप फाइंड कर रहे हो तो जीरोज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पॉलिनोमियल्स जो है ना, सपोज करके मान लीजिए इसके हिसाब से फंक्शन कर रहा है। अब फंक्शन अगर कर रहा है तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करने का रूल क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को माइनस 8x स्क्वायर होगा और यहाँ इसको तोड़ना पड़ेगा। अब इसको इसे तोड़ो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की यहाँ की बात कर रहे हैं, और उसके बाद माइनस 4x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। अगर -4x में से अगर +2x करते हैं तो मैं बचेगा -2x और 4 to z आपको अच्छे तरीके से आता ही होगा, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे -8, अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x -4 और प्लस यहाँ पे 2 और बनेगा यहाँ पे x -4। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स बना है, तो एक बार लिखेंगे x -4 और एक बार लिखेंगे x +2। ऐसे आपने लिख लिया, इस तरीके से जा रहा है तो। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है ये फंक्शंस अगर कर रहा है, ये जो पॉलिनोमियल्स है यहाँ पे जो फंक्शंस कर रहा है, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इसके बराबर में 0 है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल्स x फंक्शंस कर रहा है इसके इक्वल्स में क्या है, अगर 0 अगर है तो इसका मतलब x -4 = 0। तो यहाँ पे एक x का वैल्यू निकल के आएगा 4 और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर बात करें x +2 = 0 तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा -2। अब ये दोनों में से किसी एक को आप अल्फा बीटा आप मान सकते हो। चलो मैं इसको मान लेता हूं ये अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना मान के चलते हैं 4 है, और इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं बीटा जो कि -2 है। ठीक है, ये निकल का है। अब मुझे इसको बोला गया है वेरीफाई करने के लिए, तो अब यहाँ पे वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने के लिए बच्चा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो पहला रूल क्या होता है, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो को हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं, अल्फा प्लस बीटा पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a होता है। तो आप यहाँ पे लगाओ -b/a। ठीक है, अल्फा आप दोनों में से किसी एक को भी मान सकते, चाहे इसको मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे मान लीजिए फिलहाल अल्फा मैंने 4 माना है तो 4 प्लस बीटा यहाँ पे मैंने माना है -2, इस तरीके से लिख लिए। और यहाँ पे माइनस, और पहले ही ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख रखा है, ये कोएफिशिएंट होता है। तो -2 यहाँ पे हो जाएगा और a का वैल्यू कितना दिया है 1। अब इसको जब वेरीफाई करोगे तो प्लस माइनस यहाँ पे -2 और यहाँ -2 तो होबे करेगा, इसको भी 2 करेंगे घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2 ये बचेगा, है कि नहीं। अब -b/a है तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस और ये -2 /1 तो पता होना चाहिए। देखिए माइनस का साइन इसमें पहले से होता है, लेकिन b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +2 और यहाँ पे +2, ये हो गया वेरीफाई। और सेकंड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, जो कि क्या होता है c/a होता है। अब अल्फा आपके पास कितना है 4 इंटू बीटा कितना आपके पास है -2, उसका c, तो c कितना आपके पास -8 और a कितना है 1। तो देखो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ ये बराबर आ जाएगा। तो आई होप मैंने यहाँ पे आपको समझाने के रफली यूज करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा।
इस टाइप के क्वेश्चंस, और हाँ जैसे इस टाइप का तो क्वेश्चंस ठीक है आपने बना लिया, लेकिन आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है जब इस तरीके से अल्फा बीटा अगर आप निकाल रहे हो तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बाई में अल्फा बीटा का यहाँ बताओ कितना वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या अल्फा बाई बीटा माइनस में यहाँ पे बीटा बाय अल्फा ऐसे करके दे दिया, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो जैसे अल्फा बीटा हमने निकाल लिया, अब उसके बाद इसी पे हम लोग को ऐसे एडजस्टमेंट करना है जिससे ये वैल्यू निकल के आ जाए। या तो के का वैल्यू, पी का वैल्यू इस तरीके से मिसिंग आता है, ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बना लेना है। चलिए अब यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल का है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा यहाँ पे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट की हम लोग बातें कर सकते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6, ये खासकर एक ग्राफिकल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आ गया और लिख दिया चाहे आपको उसको ग्राफिकल बनाना है तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। आपको अगर ग्राफिकल मेथड सीखना है तो आपको वही क्लास 10th के आप पूरे तरीके से लाइब्रेरी में जाएं, ठीक है ना, और उसमें हमने आराम से बना के रखे हुए हैं इस तरीके से क्वेश्चंस को, आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में देखने का मतलब ये है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे टारगेट करना है। तो ये जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लेट कर लो, लेट द लेंथ बी, चलो लेंथ को मान लेते हैं x एंड ब्रेथ को मैं मान लेता हूं y, ठीक है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से आते हैं, तो अब लिखा है हुज लेंथ जो होगा वो 4 मीटर ज्यादा होगा इट्स ब्रेथ का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो लेंथ जो होगा वो क्या बोला गया। अच्छा लेंथ को आपने क्या माना x, तो अगर लेंथ को आपने अगर यहाँ पे x माना, ये तो x हुआ, इज का मतलब होता है इक्वल बराबर होगा, और उसके बाद बोला कि हुज लेंथ इज, तो लेंथ मैंने यहाँ पे x माना है तो x बराबर कर देंगे, और 4 मीटर ज्यादा है किसका, विद का, विद लिखो या ब्रेथ लिखो तो आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चा, 4 मीटर ज्यादा कर देना है, मतलब यहाँ पे y + 4 कर देने हैं, तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, आगे यहाँ पे पहले ही लिखा होता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। तो पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है बच्चा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ अगर रेक्टेंगल की अगर बात करें तो क्या होता है, 2 टाइम्स l + b होता है। अगर 2 टाइम्स यहाँ पे l + b अगर करते हैं, लेकिन साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा इसको क्या करना है, हाफ करना है। तो देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 36 दिया हुआ, तो यहाँ पे = 36 तो करने हैं, लेकिन इसके हाफ बोला गया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे l का मतलब यहाँ पे होता है लेंथ, और लेंथ को हमने माना है यहाँ पे x, तो x हो जाएगा, और ब्रेथ को मैंने माना है y, तो यहाँ पे y हो जाएगा। अब इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए, जैसे ही मैंने कैंसिल करा तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ गया, वो क्या आ गया, 36 = बच गया आपके पास x प्लस में y, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना है। चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इक्वेशंस इन सेकेंड इक्वेशंस। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है 36 = x + y, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, x के वैल्यू यहाँ जो दिया हुआ है y प्लस रखना पड़ेगा 4 प्लस में हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा 36, तो 36 = 2y प्लस में हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 36 - 4 = 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा 32, और बाय यहाँ पे 2 से इधर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा,
तो जैसे आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो बच्चा, तो यहाँ हो जाएगा 16, मतलब वाई ब्रेथ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है लेंथ। नाउ यहाँ पे क्या करो y इक्वल टू 16 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x का तो x से रहेगा, y निकालना है 16, तो 16 प्लस यहाँ 4, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 20। अब मीटर की अगर बात बोला जाएगा तो मीटर, तो आप यहाँ देयरफॉर लेंथ जो हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा कितना 20 मीटर। उसके बाद विद बोला गया था ना, तो विद की अगर बात करें तो y को मैंने विद माना था, तो हो जाएगा 16 मीटर। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पहले सपोज कर लेना है, चाहो तो करो या तो नहीं करो। ठीक है, आराम से इसको हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, इसी में क्वेश्चंस नंबर 7। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे ये ग्राफिकल मेथड से पूछ दिया जाता है, लेकिन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है सॉल्व करना है इसको, और इसमें हम लोगों को m का वैल्यू पता करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है इसको बनाने वाला हूं सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स, एलिमिनेशंस मेथड्स। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से। तो आप यहाँ देखो पहले क्या करेंगे, हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y के वैल्यू निकल जाएगा और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से बन जाएगा। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद भी बना सकते हो। 2x प्लस यहाँ पे 3y इक्वल्स टू 11, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अगर बच्चा यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड से बनाते हो तो एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या होता है, x या y दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x, दोनों सेम है। कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, तो हमको यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको पहले से मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट। सीधा हम क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिवीजन क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को समझा भी रहा हूँ, लेकिन आपको टारगेट क्या रखना है, क्वेश्चंस जो किस टाइप के क्वेश्चन आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर माइनस कर लेते हैं तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला ये क्या हो जाएगा प्लस। इसको आप कैंसिल करो, अभी हो जाएगा 4y और 3y, तो कितना हो जाएगा 7y, और यहाँ पे हो जाएगा 35। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा 35 को आप 7 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे 5 आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। नाउ y इक्वल्स टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मान लीजिए बच्चा पुट करते हैं तो 2x प्लस यहाँ पे 3y इक्वल्स टू 11, तो 2x तो वैसे ही रहेगा प्लस 3 इंटू y का वैल्यू निकाले हैं 5, तो 5 हो जाएगा इंटू 11। ठीक है, चलो अब इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू नहीं प्लस 5 त्रिज्या कितना आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पे 2x अब इक्वल्स टू 11 अब प्लस 15 है, उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 15, तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू माइनस 4, तो x का वैल्यू माइनस 4 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2, तो कैंसिल आउट करने के बाद -2। ठीक है, लेकिन आपको पता यहां पे करना है m की वैल्यू,
सो यहाँ पे आप क्या करो, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है y, चलो यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे लेके बनाते हैं। नाउ y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, mx प्लस में 3y, तो y का वैल्यू आपने कितना निकाला है 5, तो यहाँ पर रखो 5 इक्वल्स टू m निकालना है, x का वैल्यू कितना निकाले -2, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3। अब देखो बच्चे यहाँ पे 5, अब ये प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा 3 -2m, तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू -2m। अब इसको कैंसिल आउट कर लिया जाए तो -1, m का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा -1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं था, मतलब आपको दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि किस मेथड सॉल्व करना है, फिर भी मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, एक्स और वाई वैल्यू निकाल लिए और इस पे जाके वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो आपको देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता चला जाएगा, सीरीज बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाला है। ठीक है, वैसे आपको पता है पार्ट जो चैप्टर 1 2 है उसमें उतना क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, जो आएगा चैप्टर 3 से बहुत ज्यादा आता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। पहली बात ये बच्चा, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है वो क्या होता है, जब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, when two angle sum is 180 डिग्री is known as supplementary angles। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब उसके हिसाब से यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, let the angle be x and supplementary angles। अब ये सप्लीमेंट्री की बात किया जा रहा है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे y। अब जैसे यहाँ पे x और y की बातें चल रहा है बच्चा, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, वैसे स्मॉलर और लार्जर की बात करते हैं, आप यहाँ पे ये भी मान सकते हो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला गया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो ऐसा कर सकते हो आप, यहाँ पे ये भी मान सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लार्जर और स्मॉलर। तो इसके हिसाब से हम अगर बात करें तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट द लार्जर एंगल। ठीक है, आप ऐसे करके ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द लार्जर एंगल्स बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। चलो आप इस तरीके से मान सकते हो। अगर आप सीधा क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, तो स्मॉलर आपको क्या माने, कितना है यहाँ पे y, तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक्सीड, तो लार्जर एंगल मान लीजिए x है और एक्सीड्स कर रहे हैं यहाँ पे y के हिसाब से, तो y प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 से एक्सीड्स कर रहा है। इसको मान लो पहला इक्वेशन। ठीक है, एंड आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया यहाँ पे जो दो एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री 180 डिग्री, वही क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। आप चाहो तो इस इक्वेशन को इस पे क्या कर लो, पुट कर लो, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट वैल्यू मान लिए हैं और उसको सेकेंड पे यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होने वाला है। ठीक है, अपना अपना तरीका है बनाने का। तो अगर इसको हम इस तरीके से बनाएं जो x, तो x का तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं, तो y
प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये सेकेंड इक्वेशन है ना, इस सेकेंड इक्वेशन में मैं क्या किया, इस पे वैल्यू रख दिया। ये x बराबर वाई प्लस 18 है, इस x के जगह पे y प्लस हमने 18 को रख दिया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इस तरीके से ही बनाते हैं। अब इसको जोड़ लिया जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा 2y, और यहाँ पे 180 डिग्री और 18 प्लस में इधर आगे हो जाएगा माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू, अगर 180 में से 18 अगर गया तो 180 माइनस 80 सॉरी 18 तो 162। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 162, अब बाई में 2, तो 162 को 2 से अगर डिवाइड करें तो 81 कितना निकल कर आ रहा है, 81 y का वैल्यू। वही अगर यहाँ पे अब y का वैल्यू निकल चुका है, नाउ यहाँ पे y इक्वल्स टू 81 डिग्री पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है x इक्वल्स टू वाई प्लस में 18, तो x इक्वल्स टू y का वैल्यू कितना है 81 प्लस यहाँ पे 18, तो यहाँ पे जैसे ही अगर हम 18 को जोड़ते हैं तो x का वैल्यू निकल कर जा रहा है 99 डिग्री। अब आपको बच्चा ये देखना होगा, ये तो x वाले 99 जो कि लार्जर हमने माना है, तो लार्जर तो वैसे भी नजर आ रहा है, x लार्जर अगर है तो इसका एंगल का डिग्री ज्यादा तो दिख रहा है, यहाँ पे 99 है, और स्मॉलर बोला गया था तो ये छोटा हो गया। ठीक है ना, ये y इक्वल्स टू 81 डिग्री, ठीक है ना, y इक्वल्स टू 81 डिग्री। अगर आप दोनों को अगर सम करके अगर देखें y और x का, मतलब x प्लस y का, तो 180 डिग्री आने चाहिए, तो आप इसको देख सकते हो, एक इसमें देख लो 100 प्लस 80 तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा यूनिक और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो आपको कमेंट करना होगा, आप कमेंट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहां पे क्वेश्चन नंबर है 9। तो देखो बच्चा 9 नंबर क्वेश्चंस खासकर केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered for distance of 10 km. The charge paid 105 rupees and journey of 15 km. The charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does person have to pay traveling distance of 25 km? मतलब ये एगो फिक्स चार्ज है और एगो क्या है, वेरिएबल चार्ज है। मतलब ये जितना किलोमीटर आप लेके चलेंगे उतने के लिए वो फिक्स चार्ज कर दिया गया, और आगे जितना आप लेके चलोगे एक्स्ट्रा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, ऐसा ही क्वेश्चन बोला गया है। तो इसमें से एक आदमी यहाँ पे जो है ट्रेवल किया 25 किलोमीटर, तो इस आदमी को कितना पैसा पे करना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं 9 का बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज या रुपीज एक्स, ऐसे करके आर एस और एक्स। ठीक है, ये क्या फिक्स चार्ज हुआ। अब उसके बाद बोला गया यहाँ पे विद चार्ज विद डिस्टेंस कवर। ठीक है ना, तो चार्ज विथ अगर डिस्टेंस की अगर बात करें, या आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये तो फिक्स चार्ज हुआ। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज करके भी मान सकते हैं, या चार्ज पर किलोमीटर, सबसे अच्छा यही है। तो चार्ज पर किलोमीटर जितना एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा सकते हो, जितना एक्स्ट्रा जाएगा उसको आप मान के चलो ये y है। ठीक है ना, फिक्स चार्ज क्या है, x है, और जितना भी एक्स्ट्रा जाएगा बच्चा, एक्स्ट्रा किलोमीटर जितना भी जाएगा, जितना वो एक्स्ट्रा किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे लगेगा उसको y रुपया। ठीक है,
आप क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे वेरिएबल ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या लिखा था, टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, चार्ज पर किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है, एक्स्ट्रा है। फिक्स तो आपको पता ही है एक्स है, तो एक्स्ट्रा कितना है 10, तो 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे y से, तो 10y। अब ये दोनों मिला के कितना दे रहा है, 105 रुपया, तो 105, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बोला गया है एंड जर्नी, तो यही ने जर्नी कर रहा है, ये जो जर्नी कर रहा है, आप यहाँ पे जर्नी लिखो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लिखो, ये सब उस तरीके से ट्रेवलिंग में हो रहा है। तो अब बोला गया है जो 15 किलोमीटर द चार्ज पेड, आप 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया तो उसके हिसाब से चार्ज क्या होना चाहिए, तो यहाँ फिक्स चार्ज तो आपको पता ही है x होगा, और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है तो 15y। डिस्टेंस इनटू अगर मान लीजिए आप जो फेयर चार्ज है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो तो पता चलेगा। जब 1 किलोमीटर का मान लीजिए एग्जांपल के हिसाब से, अगर 1 किलोमीटर का अगर चार्ज अगर 10 रुपया है तो 2 किलोमीटर कितना होगा, 20 रुपया होगा ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो। उसी तरीके से फिक्स चार्ज आपका x है और उसके हिसाब से जितना एक्स्ट्रा जाएगा, तो एक्स्ट्रा मान लीजिए पहला में गया 10, रेट यहाँ पे रुपीज क्या माने थे, y, तो y से मल्टीप्लाई कर लिए। अब उसी तरीके से यहाँ पे जा रहा है 15, तो 15 को y से मल्टीप्लाई कर लिए, 15y हो गया, और ये दोनों मिला कितना दे रहा है, 155। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे निकल चुका है बच्चा, तो यहीं पे मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूं, बाकी बात आपको सॉल्व करने के लिए आ रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे ये तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हुआ, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन निकल चुका है। अब निकलने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे करके भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से आपको क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड से आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या नजर आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग सबट्रैक्शन अगर करते हैं तो देखो, फर्स्ट x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, और यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। जब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करते हो तो चलो इसको माइनस कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो सेम है तो हम आराम से माइनस कर सकते हैं, माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, और 10 में से 15 अगर चला जाएगा तो -5y हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस में ही है, तो माइनस अगर 5 अगर दिया गया तो बचेगा -50, है कि नहीं। अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 10 आएगा। आप लोग को सॉल्व करने के लिए आ रहा है, बस आपको ध्यान देना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाउ यहां पे अगर देखा जाए, पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशंस। चलो फर्स्ट पे पुट कर लेते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, तो x तो निकालना होगा, तो x प्लस 10, अच्छा y का वैल्यू कितना निकालना है, 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 105, तो x इक्वल्स टू प्लस 10 10 जा हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 105। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा बच्चा, 105 में से 100 को आप रिप्लेस माइनस कर दो तो हो जाएगा 5। तो आपको मालूम चल गया जो फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज यहाँ पे निकला x, और वेरिएबल चार्ज जो एक्स्ट्रा पर किलोमीटर है वो कितना है, 10 है। जब ये मालूम अगर चल गया हो तो आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चंस में, जैसे कि आप देख रहे हो, तो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा फिर से गया, तो उसके लिए कितना पैसा पे करना होगा 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर 25 किलोमीटर के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो किस तरीके से निकलेगा, चलो बच्चा आप यहाँ पे ध्यान दो, 425 किलोमीटर, अब 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो फिक्स चार्ज क्या है x, प्लस यहाँ पे 25 किलोमीटर गया तो 25y। अब देखो x वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 प्लस 25 इंटू y के वैल्यू कितना निकाले हैं, 10, तो यहाँ पे 10 रखो, तो 5 प्लस यहाँ पे 250 होगा ना, क्योंकि 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें 250 होगा, आप जोड़ लो तो हो जाएगा 255 रुपीज हो जाएगा, 255 रुपया हो जाएगा, किसके लिए, अगर 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस है,
आप लोग चाहें तो आंसर मैच कर सकते हैं, इतना आया है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक फिक्स चार्ज की बात किया जा रहा था, और एक यहाँ पे अगर बातें करें तो वेरिएबल चार्ज भी बोल सकते हो, या एक्स्ट्रा जो किलोमीटर जाएगा उतना आपको उसके चार्ज लगाने हैं, तो वही हिसाब से हमने मान लिया और हमने इसको बना दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे बच्चा। यहाँ पे लिखा है 5 ईयर हेंस। अच्छा, हेंस का मतलब क्या होता है? प्लस। हेंस का मतलब क्या होता है? प्लस। और एगो का मतलब होता है माइनस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्लस। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और उसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप बना रहे हो तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे मान लेते हैं लेट द, क्योंकि किसका कैसे एज निकालना है? प्रेजेंट एज निकालना है ना, तो आप ऐसे मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, नाम क्या है? जैकब। तो चलो जैकब लिख लेते हैं, बी एक्स ईयर, एक्स इसका हमने ईयर मान लिया। ठीक है, एक्स ईयर्स। एंड हिज सन, हिज सन, इसके सन के एज को हम लोग मान लेते हैं बी वाई ईयर्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, क्या लिखा है? 5 ईयर हेंस। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट बनाओ 5 ईयर हेंस। तो हेंस का मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब प्लस में आ जाएगा। तो हेंस में अगर बात करें तो सीधा सीधा लिखना पड़ेगा, जो जैकब का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, और उसके सन का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा y प्लस 5, क्योंकि एज तो दोनों का बढ़ेगा, है कि नहीं? प्रेजेंट मतलब प्लस की बात होता है। अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चलते हो तो लिखा हुआ है जैकब। तो जैकब क्या है? x प्लस 5। तो यहाँ पे ए क्यू लगा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है? जैकब। जैकब, जैकब का एज क्या माना आपने? x प्लस 5। विल मतलब यहाँ पे विल हो, इज हो, शुड हो, ठीक है ना, इस तरीके से अगर दिया रहे तो इसका मतलब इक्वल है। इक्वल 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसका? दैट ऑफ हिज सन। तो सन के एज हमने यहाँ पे क्या माना? y प्लस 5। तो y प्लस यहाँ पे 5। इसको आप थोड़ा सा इक्वेशंस फॉर्म में कर देते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y। अब 5 3 जा हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा इक्वेशंस इंप्लाइड का साइन दे दो। तो यहाँ पे इधर है लेके आ जाओ, तो 3y इक्वल्स टू प्लस 15 है, 5 चला गया तो बचेगा 10। तो इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत है? थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए। यहां तक में कोई परेशानी है? नहीं ना, क्योंकि देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और एज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बार आया है, और इस टाइप का क्वेश्चन ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता ही आता है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से देखना है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर अगर एगो में अगर आते हैं बच्चा यहाँ पे, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा? 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर एगो, वैसे तो ईयर्स लग जाएगा, है ना, ईयर्स लगा हुआ है एगो। तब 5 ईयर्स एगो की अगर बात करें 5 साल पहले, तो इसका मतलब ये हुआ जब अब जैकब का जो एज होगा 5 साल पहले, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि x हमने माना है जैकब का एज। अब फिर यहाँ पे उसके सन का जो एज होगा अब वो क्या हो जाएगा? y माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सब होने के बाद फिर से देखो बच्चा, आप क्वेश्चन के हिसाब से पार्ट 1 इधर से समझ में आ गया, फिर से आगे पढ़ो। अब आगे क्या लिखा हुआ? 5 ईयर एगो जैकब एज। तो जैकब के एज अब फिलहाल कितना है? तो x माइनस 5। जैकब एज वॉज वेयर विल। इस तरीके से अगर आप कोई भी ग्रामेटिकल आ रहा है तो मतलब इक्वल टू आपको रखना है। इक्वल 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स क्या? सन। तो सन के एज क्या है? y माइनस 5। माइनस क्यों? क्योंकि ये एगो की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y। 7 5 से कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35,
और ये माइनस में इधर आकर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू -30। चलो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई आपत्ति है? नहीं ना। चलिए अब इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस मैंने मान लिया है। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। इस तरह के समझ में आ गया है पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से। तो चलिए यही बना देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे मैंने निकाला x माइनस 7y इक्वल्स टू -30। देखो इसको मैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चा, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जो नजर आ रहा है वो कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। जब कोएफिशिएंट अगर सेम यहाँ पे है तो आराम से ये माइनस कर लो, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 7 है 3, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस में 4y और ये हो जाएगा 40। इसको कैंसिल कर दो तो y के वैल्यू हो जाएगा आपका 10। तो y का मतलब उसके सन का एज। अब यहां पे नाउ पुट, चलिए थोड़ा सा और ऊपर लेके बनाते हैं। नाउ पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन। चलो फर्स्ट डे पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो x तो निकालने हैं -3, y का वैल्यू आपको यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10। तो 10 रखो, इक्वल्स टू यहाँ भी 10 है। तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 10। अब x इक्वल्स टू 10 और ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40। मतलब ये अगर देयरफॉर करके समझ में आ चुका है तो यहाँ पे जैकब का जो एज हुआ वो हो गया 40 इयर्स, है कि नहीं है। और उसके सन का एज की अगर बात करें तो हो जाएगा 10 इयर्स। आई होप आपको समझ में आ चुका है। बाकी बात तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट की बातें बोला, सॉल्व तो आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गए बच्चा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है ना बातें करेंगे कुछ और क्वेश्चंस का, लेकिन वो अगला वीडियो में, क्योंकि आपको पहले 10 क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है और आपको हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं।